सुकरात ने कहा था, सबसे उत्तम जीवन वो है जो ईमानदारी और न्याय से जिया जाए। बिल्कुल सही। और आज हम भारत में ईमानदारी और सुशासन की ऐसी ही एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा पर बात करने वाले हैं। जी। ये चर्चा आधारित है द प्रिंट में छपे एक लेख पर। हम समझने की कोशिश करेंगे लाल बहादुर शास्त्री जी के भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों को और कैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सीवीसी की स्थापना हुई। हाँ, ये एक बहुत अहम विषय है, खासकर गवर्नेंस को समझने के लिहाज से। बिल्कुल, हमारा मकसद है भारत के जो भ्रष्टाचार विरोधी संस्थागत ढांचे हैं उनकी जड़ों को टटोलना। ये कैसे बने और आज इनकी क्या अहमियत है। और जैसा आपने कहा, ये जानकारी शासन प्रणाली गवर्नेंस में रुचि रखने वालों के लिए, खासकर यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए काफी अहम हो सकती है। सही कहा। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। जी जरूर। शास्त्री जी, नाम आते ही जय जवान जय किसान का नारा याद आता है। उन्होंने देश को मुश्किल वक्त में संभाला। हाँ, वो तो है। लेकिन उनके सामने एक और शायद उतनी ही बड़ी चुनौती थी, वो था बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार। वो खुद तो हम सब जानते हैं सादगी और ईमानदारी की मिसाल थे, पर जब वो गृह मंत्री थे तो कई बड़े नेताओं पर, जैसे कुछ मुख्यमंत्रियों पर, केंद्रीय मंत्रियों पर, हाँ, उस वक्त काफी आरोप लगे थे। बिल्कुल, बख्शी गुलाम मोहम्मद, प्रताप सिंह कैरों, सीबी गुप्ता, बीजू पटनायक, केडी मालवीय, इन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से वो बहुत चिंतित थे। और ये चिंता उन्होंने जाहिर भी की थी, है ना, संसद में। हाँ, जून 1962 में संसद में उन्होंने साफ कहा कि ये समस्या सिर्फ अधिकारियों के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि अनुभवी सार्वजनिक व्यक्तियों और अधिकारियों की एक समिति बनाई जानी चाहिए। हाँ, एक औपचारिक समिति का विचार। जी, जो इस मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर सोचे, विचार करें। और यहीं से कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। शास्त्री जी की इसी पहल पर फिर वो समिति बनी। हाँ, संथानम समिति, बिल्कुल, सांसद के संथानम की अध्यक्षता में। और इसमें कुछ और सांसद तो थे ही, साथ में दो बहुत महत्वपूर्ण अधिकारी भी थे। एक एलपी सिंह, जो बाद में गृह सचिव बने। हाँ, और दूसरे डीपी कोहली। अच्छा, जो सीबीआई के पहले निदेशक बने। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये लोग समिति में थे। तो इस समिति का काम क्या था, मतलब क्या क्या देखना था इन्हें? देखिए, काम बहुत फैला हुआ था। उन्हें मौजूदा जो विजिलेंस सिस्टम था उसकी समीक्षा करनी थी। फिर विशेष पुलिस स्थापना यानी एसपीई, जो बाद में सीबीआई बनी। हाँ, उसके कामकाज को देखना था। भ्रष्टाचार रोकने के जो कानून थे उनका अध्ययन करना था। फिर अखिल भारतीय सेवाओं के लिए जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं, आचरण नियम, उन पर सुझाव देने थे। और एक और महत्वपूर्ण बात, देश में जमाखोरी, कालाबाजारी, इन सब के खिलाफ एक माहौल कैसे बने, इस पर भी विचार करना था। मतलब काफी व्यापक दायरा था समिति के काम का। जी, बहुत। तो समिति ने अपनी जांच में क्या पाया, मतलब भ्रष्टाचार की जड़ें कहाँ तक थी? समिति ने पाया कि इसकी शुरुआत तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय से हो गई थी। उस वक्त जो कमी थी, नियंत्रण थे। अच्छा, रैशनिंग वगैरह के टाइम से। हाँ, कुछ वैसा ही। और आजादी के बाद क्या हुआ कि सरकारी कामकाज का दायरा बहुत बढ़ गया, लेकिन उस हिसाब से नियंत्रण की व्यवस्था, मतलब चेक इन बैलेंस, वो नहीं बन पाई। तो मौके बढ़ गए। बिल्कुल। हाँ। खासकर जैसे राजस्व विभाग है, पीडब्ल्यूडी, खाद्य आपूर्ति, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, पुलिस, इन विभागों में ये समस्या ज्यादा दिखी। लेकिन जो बात शायद सबसे ज्यादा चिंताजनक थी, और ये जानना अहम है, समिति ने ये महसूस किया कि भ्रष्टाचार अब सिर्फ नीचे के लेवल तक नहीं है। सही कहा, वो अब ऊपर तक पहुंच चुका था, अखिल भारतीय सेवाओं में, और यहाँ तक कि राजनीतिक नेतृत्व तक। ये समिति की मुख्य चिंता थी। ये तो वाकई गंभीर बात थी। बिल्कुल। और एक और चीज सामने आई जो गौर करने लायक है। समिति ने जब लोगों से राय मांगी तो ट्रेड यूनियन वगैरह ने, छोटे व्यापार संघों ने तो अपने विचार दिए। लेकिन जो देश के बड़े उद्योगपति थे वो इस मुद्दे पर खुलकर बात करने से या कोई सुझाव देने से कतरा रहे थे। अच्छा, वो सामने नहीं आ रहे थे। हाँ, एक तरह की हिचक थी उनमें। तो फिर समिति ने सिफारिशें दी। जी हाँ, और कई सिफारिशें तो ऐसी थीं जो अंतिम रिपोर्ट आने से पहले ही सरकार ने मान ली। जैसे कि एक बहुत अहम सुझाव था अनुच्छेद 311 में संशोधन का। आर्टिकल 311। जी। ये तो सरकारी कर्मचारियों को हटाने के खिलाफ सुरक्षा देता है ना? जी। समिति का मानना था कि कुछ गलत अधिकारी इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें बदलाव की जरूरत बताई ताकि कार्रवाई हो सके। हाँ, फिर चीन युद्ध के बाद डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स और एसपी के दायरे को लेकर भी सिफारिशें थीं। और अगस्त 1963 तक तो समिति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग मतलब सीवीसी
की स्थापना का पूरा प्रस्ताव तैयार कर लिया था। लेकिन तब तक तो शास्त्री जी पद छोड़ चुके थे कामराज योजना के तहत। हाँ, वो जा चुके थे, लेकिन उनके बाद जो गृह मंत्री बने गुलजारी लाल नंदा जी, उन्होंने इस प्रस्ताव को आगे बढ़ाया। अच्छा। दिसंबर 1963 में सीवीसी बनाने का प्रस्ताव संसद में पेश हुआ और सर्वसम्मति से पास भी हो गया। वाह। और फरवरी 1964 में देश को पहले सीवीसी मिल गए, न्यायमूर्ति नित्तूर श्रीनिवास राव। तो ये नींव रखी गई सीबीसी। जी बिल्कुल, ये उस समय की एक बड़ी उपलब्धि थी। अगर हम आज के संदर्भ में देखें पिछले कुछ दशकों में, तो सीवीसी को और मजबूती मिली है। हाँ, मिली है। जैसे 2003 में सीवीसी एक्ट आया, उससे इसे एक वैधानिक दर्जा मिल गया, मतलब कानूनी शक्ति, जांच की शक्तियां मिली। और विसल ब्लोअर सुरक्षा। हाँ, वो भी, जो भ्रष्टाचार उजागर करते हैं उनकी सुरक्षा का प्रावधान भी जोड़ा। फिर आरटीआई एक्ट 2005 आया, लोकपाल एक्ट 2013 आया। इन सब ने भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद की है। पिछले 60 सालों में अगर हम देखें तो ज्यादातर जो सीवीसी रहे हैं वो अपनी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा के लिए जाने गए हैं। हाँ, एकाध अपवाद भी रहे, जैसे पीजे थॉमस का विवाद था। हाँ, वो याद है। लेकिन जैसे एन विटल थे, उन्होंने नाम उजागर करो और शर्मिंदा करो, यानी नेम एंड शेम की नीति अपनाई, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया। अच्छा। प्रत्युष सिन्हा ने प्रक्रियाओं को सुधारा, हालांकि उन्होंने मजाक में कहा था कि सीवीसी के पास दांत नहीं, नकली दांत हैं। मतलब शक्तियां सीमित हैं। हाँ, शायद उनका इशारा इसी तरफ था। अभी हाल में संजय कोठारी जी ने एफसीआई और नेफेड जैसी संस्थाओं में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। और इसका कुछ असर दिखा? हाँ, कुछ सकारात्मक संकेत तो मिले। जैसे एफसीआई ने बताया कि उनका जो अनाज ट्रांजिट में खराब होता था, उसमें कमी आई है। राज्यों ने भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या ईज ऑफ लिविंग सुधारने के प्रयास किए हैं। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकाले, मतलब निचोड़ क्या है? देखिए, शास्त्री जी की एक पहल ने, एक सोच ने एक संस्थागत ढांचे की नींव रखी, और वो ढांचा आज भी है, विकसित हो रहा है। ये दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का दृढ़ संकल्प भी व्यवस्था में सुधार ला सकता है, उसकी शुरुआत कर सकता है। बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा, जैसे हमने शुरू में कहा था, यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है, और सामान्य जानकारी के लिए तो है ही। जी हाँ। तो अगर श्रोताओं को ये बातचीत पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके कोई सवाल या विचार हो तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए छोड़ा जा सकता है, हाँ, कि संस्थानम समिति में जो ढांचा बनाया था और उसके बाद जो सुधार हुए, उन सबके 60 साल बाद क्या ये व्यवस्था आज पर्याप्त प्रभावी है? ये बड़ा सवाल है। क्या इन संस्थाओं के पास वाकई असली दांत हैं, या वो अब भी बस नकली दांतों पर ही निर्भर हैं? क्योंकि भ्रष्टाचार के तरीके भी तो बदल रहे हैं। सही कहा। तो बदलते समय के साथ इन संस्थाओं को और कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये वाकई एक सोचने वाली बात है।